अस्सलाम वालेकुम बेटा। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आपको बताया गया था कि इस प्लेटफॉर्म से यानी कि इस यूट्यूब चैनल से आपके साथ डिफरेंट बुक्स की जो समरी है वो शेयर की जाएगी। तो हम जो बुक स्टार्ट करते हैं नहीं, इस तरह से नहीं होगा कि आपके साथ एक ही दफ़ा सारी बुक्स की समरी शेयर कर दीजिए। हम तमाम इम्पोर्टेंट जो उसमें इवेंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे जी, वन बाय वन। सो इसलिए इसकी एपिसोड्स के थ्रू हम बनाएंगे। और हमारी जो आज की जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी द ब्रीफ होमोसेपियंस जी, ठीक है। होमोसेपियंस हमारी बुक का नाम है जी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। हम स्टार्ट करते हैं जी इसको। तो ये है जी हमारी बुक। यहाँ से जी इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, नहीं स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। बेसिकली ये पूरा चैप्टर है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का। और इसके अंदर चार चैप्टर्स हैं। एंड फर्दर चैप्टर्स के अंदर भी डिविजन्स है जी, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और दो दो उनको करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है जी एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे यहाँ से राइटर स्टार्ट लेता है, ठीक है। और जी यहाँ से स्टार्ट लेके वो सबसे पहले बताता है बिग बैंग थ्योरी जो है वो आज से 13.5 बिलियन ईयर्स अगो हैपन हुई थी जी। जिसमें मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस ये सब वजूद में आया था। उसके बाद जी जो स्टोरी है इन फंडामेंटल फीचर्स की हमारे यूनिवर्स की, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। फर्दर जी वो केमिस्ट्री के बारे में बताता है जी कि 3 लाख साल बाद, बिग बैंग थ्योरी होने के 3 लाख साल बाद, ठीक है, जो मैटर, एनर्जी ये आपस में जुड़ना शुरू हुए, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका मॉलिक्यूल्स इसको हम कहते हैं, या एटम्स, सॉरी एटम्स बनाया, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद जी एटम कन्वर्ट हुआ किसमें, मॉलिक्यूल्स में। तो इनकी जो इंट्रैक्शन है, इनकी जो स्टोरी है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, तो इनको हम केमिस्ट्री बोलते हैं जी। तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ प्लेनेट है हमारा इसके ऊपर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। तो जो स्टोरी है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेसिकली कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स, और जो स्टोरी है ऑर्गेनिजम्स की उसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं जी। फर्दर जी इसमें राइटर हमें बताता है कि जो हमारा कल्चर है ये डिवेल्प होना शुरू हुआ था आज से 70,000 साल पहले। तो राइटर हमें ये बताता है कि थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, थ्री इंपॉर्टेंट, जिसको इस बुक में उन्होंने नाम दिया हुआ है रेवोल्यूशंस थ्री। सबसे पहला जो है वो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर के जो चार पार्ट्स हैं उसमें वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को ही डिस्कस करता है। राइटर ये बताता है कि जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ वो तकरीबन आज से 70,000 साल पहले शुरू हुआ। और फर्दर जी एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन हुआ था वो आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ। और जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो स्टिल चल रहा है और अब तो एआई तक हम पहुंच चुके हैं, वो आज से 500 साल पहले शुरू हुआ था। फर्दर डेफिनेटली ये जो रेवोल्यूशंस हैं इनने हमारी लाइफ में की रोल प्ले किया है। राइटर ये भी बताता है कि जो इंसान है इसमें कि वो हिस्ट्री से भी पहले एग्जिस्ट करता था। कि आज से तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो बिल्कुल एनिमल्स ऐसे थे जो इस तरह ही दिखते थे जैसे आज का मॉडर्न ह्यूमंस दिखता है, ठीक है जी। लेकिन डेफिनेटली उस वक्त कॉग्निटिव रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो उस माइरियट से, उस क्राउड से नहीं निकल पा रहे थे जिनके साथ वो अपना जो रहन सहन बांटते थे जी, हैबिटेट्स बांटते थे। जो दूसरे एनिमल्स के साथ वो अपना हैबिटेट्स बांटते थे जी। फर्दर राइटर इसको एक्सप्लेन करता है बेटा। और वो बताता है जी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो एक वो बेटा एक सीन क्रिएट करता है जिसमें वो कहता है जी कि परेशान माँ जो अपने बच्चे को कडलिंग कर रही है, और बच्चे जो हैं वो केयर फ्री बेबीज जो हैं वो खेल रहे हैं मर्ड में, ठीक है। टेम्परामेंटल यूथ जो है जी वो चेफिंग अगेंस्ट द डिक्टेट ऑफ सोसाइटी। और जो वेरी एल्डर्स हैं वो क्या कर रही हैं जी बेटा, वो लीव
वांटेड टू बी लेफ्ट, यानी कि वो रहना चाहते हैं पीस में। एंड फर्दर राइटर इसमें यानी कि सीन को इस तरह से क्रिएट कर रहा है कि जो चेस्ट थम्बिंग मैचोस मैन हैं जिसको हम बोलते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वहाँ की लोकल ब्यूटीज हैं उनको इम्प्रेस कर सकें। और जो वाइस मैट्रियार्क है, मैट्रियार्क बेसिकली फीमेल को बोलते हैं, ठीक है, वो ये सब होता बहुत पहले से देख रही है, यानी कि वो पहले भी देख चुकी हैं सब। राइटर इन सब बातों को, इस सीन को क्रिएट करने के बाद हमें ये बताता है कि ये जो आर्काइक ह्यूमंस था, ये बिल्कुल ऐसा ही था। ये प्यार भी करता था, खेलता भी था, क्लोज रिलेशनशिप भी बनाता था जी, स्टेटस और पावर के लिए लड़ता भी था, compete भी करता था। और यही वो वजह थी कि ये दूसरों से अलग था। ठीक है, लाइक चिंपैंजी, बबून्स, एलिफेंट्स, इन सब में ऐसी कोई खूबी नहीं पाई जाती थी। और डेफिनेटली उस वक्त का जो ह्यूमन था, जो आर्काइक ह्यूमन था, वो इस चीज को सोच भी नहीं सकता था कि उनके बाद आने वाले जो ह्यूमंस होंगे वो एक दिन चांद पे जाएंगे। ठीक है जी। और वो डीएनए कोड को कंप्रीहेंड करेंगे, वो जी एटम को स्टडी करेंगे। ये जी वो चीजें नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो जो आर्काइक जो ह्यूमन था वो इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स था, जिसका सोसाइटी के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था, जस्ट इतना जैसे गोरिल्लास, फायरफ्लाइज और जेलीफिश। फर्दर जी राइटर हमें थोड़ा सा जीनस और स्पीशी के बारे में यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। राइटर हमें ये बताता है जी कि एनिमल्स जो हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट, जो एक ही जीनस से डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई। जैसा कि जी अगर आप देखें हॉर्सेस को और डोंकीज को, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं करते। अगर हम उनको इंड्यूस करें, वो आपस में सेक्स करें, तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो होता है जी म्यूल, जो फर्दर फर्टाइल नहीं होता। बेसिकली जो सेम स्पीशी, स्पीशी उसको बोलते हैं कि सेम स्पीशी वाले वो लोग होते हैं जो आपस में सेक्स करें और जी जो उनके बेबीज हों वो फर्टाइल हों, यानी कि वो आगे भी बेबीज पैदा कर सकें। लेकिन जब हॉर्स और डोंकीज आपस में सेक्स करते हैं, तो उनका जो बच्चा पैदा होता है वो जी फर्टाइल नहीं होता, वो होता है स्टेराइल, जो कि नेक्स्ट बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। बिकॉज जो बॉन्की सॉरी जो डोंकी और हॉर्सेस हैं, इनका इंसेस्टर तो बिल्कुल सेम है, बट ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनका एवोल्यूशनरी पाथ डिफरेंट है। अगर हम इनके ऑपोजिट देखें चीज को, कि बुल डॉग को देखें, स्पेनियल डॉग को देखें, तो वो दोनों डिफरेंट है जी। बुल डॉग बड़े बड़े मुंह वाला कुत्ता होता है जी, स्पेनियल डॉग जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो आपस में सेक्स करते हैं, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। उनके बेबीज भी, क्योंकि उनके बेबीज फर्टाइल होते हैं, वो जब बड़े होते हैं वो भी सेक्स करते हैं और फर्दर पपीज प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से राइटर हमें ये समझाता है इसमें कि जो स्पीशी स्पीशी सेम स्पीशी वो होती है जिसमें वो इनके बिटवीन सेक्स होता है, उनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो आपस में सेक्स करना चाह रहे होते हैं, और फिर उनके उनके जो बेबीज होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। फर्दर जी जो सेम स्पीशीज से लाइक स्पीशीज दैट इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर्स, जो स्पीशीज इवॉल्व हुई कॉमन इंसेस्टर से, उनको जी इस तरह से जो हेड करता है वो है जी जीनस, जिनको हम बोलते हैं प्लूरल जेनरा, जैसा कि लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, जैगुआर्स। ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट इनका जो जीनस है वो सबका सेम है, पैंथरा। बेसिकली ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम खुद को होमोसेपियंस बोलते हैं। तो जितनी भी स्पीशीज थी इंसानों की, ठीक है, उनका जो जीनस है वो है जी होमो, तो इसलिए हमारे साथ लगा होमो। और स्पीशी आगे डेफिनेटली डिफरेंट थी, तो हमारी जो स्पीशी है वो सेपियंस है। तो इसलिए होमो हमारा क्या है, जीनस, और स्पीशी हमारी क्या है, सेपियंस। सेपियंस मतलब होता है वॉइस, और होमो का मतलब होता है मैन। ठीक है जी। फर्दर जो जेनरा था वो चेंज हुआ फैमिलीज में, जिस तरह से कैट्स है, जिसमें लायंस, चीतास, हाउस, फिर डॉग्स की जो फैमिलीज है, वुल्व्स, फॉक्सेस, जैकल्स, फिर एलिफेंट्स की जो फैमिलीज है, एलिफेंट्स, मैमथ्स, एक्सेट्रा। सो इस तरह जो फैमिलीज हैं जी, अगर हम इसमें बात करें तो इन सब का इंसेस्टर कॉमन है। जिस तरह अगर आप कैट, घर में जो फिरने वाली कैट्स हैं, अगर आप वहां से उनकी बात करें, फिशेस, लाइन को देख लें, तो इन दोनों का जो इंसेस्टर है वो कॉमन है, जो आज से 25 मिलियन ईयर्स अगो इस प्लेनेट के ऊपर रहता था जी।
और इसी तरह से हम भी, इंसान भी जो है, हमारा भी इंसेस्टर सेम है जी। ठीक है। और राइटर इसमें ये भी बताता है कि हम बेसिकली जो इवॉल्व हुए हैं, यानी कि जो वो ग्रेट ऐप से इन्वॉल्व हुए हैं, हमारे जो क्लोजेस्ट हैं जी, चिंपैंजीज हमारे क्लोजेस्ट हैं। तकरीबन 6 मिलियन ईयर्स अगो एक सिंगल फीमेल ऐप जिसकी दो बेटियां थी, एक तो जी वो तमाम चिंपैंजीज की इंसेस्टर बन गई, और दूसरी जो है वो हमारी ग्रैंड मदर है जी। तो इसमें इस पे जो हमारा एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस में राइटर हमें यही बताने की कोशिश करता है कि जीनस जो है जी, यानी कि जो अनसेस्टर है वो हमारा सेम है, बट हमारी स्पीशीज आगे जाके मुख्तलिफ हो जाती हैं। और फर्दर हम सेकंड जो स्टार्ट करते हैं, इसमें स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट। अब इसमें जो चीजें हमें बताई जाती हैं वो बेटा ये है कि जो होमोसेपियंस के बारे में बहुत सारी डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह जी हमारे आपको पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे अनसिविलाइज्ड कजन्स भी हैं। ठीक है। हमारे कुछ ब्रदर सिस्टर्स भी हैं जी, यानी कि हमारे अलावा भी और भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। हम पिछले तकरीबन 10,000 साल से ये बात सोचते आ रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही स्पीशी, यानी कि हम ह्यूमंस ही एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राइटर हमें ये बताता है कि जी और भी स्पीशीज जो थी वो इस प्लेनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। तो इसलिए राइटर कहता है कि जब मैं सेपियंस की टर्म को यूज करूंगा, तो डेफिनेटली मैं होमो सेपियन की स्पीशी की बात करूंगा। और जब मैं ह्यूमन के टर्म को यूज करूंगा, तो मैं उन तमाम होमो यानी कि इंसानों की बात करूंगा जिनका जीनस होमो है, और जो पहले एग्जिस्ट करते थे बट अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब जी इसी चीज को फर्दर वो एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले जो ह्यूमन था वो इवॉल्व हुआ ईस्ट अफ्रीका में तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। और उसका जो जीनस था वो था जी एप्स, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रेलोपिथिकस, जिसका मतलब होता है साउथर्न एप। तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो वो जो आर्काइक मेन एंड वुमेन, उन्होंने अपने होमलैंड को छोड़ा जी, और वो जर्नी की थ्रू सेटल्ड, यानी कि उन्होंने सेटल होने के लिए वास्ट एरियाज में, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका के एरियाज में सेटल होने के लिए, यूरोप में सेटल होने के लिए, एशिया में सेटल होने के लिए। और आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे प्लेनेट के ऊपर जो जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो डिफरेंट है। जिस तरह जो यूरोप का, जहाँ जो लोग यूरोप में जाके सेटल हुए, तो वहाँ के लोगों की, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, तो इसलिए उनकी जो एवोल्यूशन हुई वो डिफरेंट हुई जी। और जो जाके इंडोनेशिया के स्टीमिंग जंगल्स में जाके सेटल हुए, तो उनकी डेफिनेटली जो वो इवॉल्व हुए वो एक डिफरेंट वे में हुए। सो इसलिए इन बेसिस के ऊपर, यानी कि हम, हमारा जो जीनस है वो सेम है, बट स्पीशी हम कहते हैं जी कि वो मुख्तलिफ है। जिस तरह अगर हम बात करें हमारे जो सिबलिंग्स हैं, जिस तरह बेटा होमो रुडोल्फेंसिस, होमो क्या है, होमो जीनस है, और रुडोल्फेंसिस क्या है, वो है जी स्पीशी। तो ये ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। फिर होमो इरेक्टस जो थे, ये जी ईस्ट एशिया में रहते थे, होमो जीनस और इरेक्टस स्पीशी। एंड होमो नियंदरथालेंसिस जो थे जी, ये यूरोप और वेस्टर्न एशिया में रहते थे। ये सब के सब क्या थे जी, ह्यूमंस थे। अगेन जी, ये सब के सब क्या थे, ये सब के सब थे ह्यूमंस। अब अगर हम बात करें यूरोप और वेस्टर्न एशिया में, तो यहाँ पे जो इवॉल्व हुए थे वो थे जी होमो नियंदरथैलेंसिस, जो मैन यानी कि जो नियंदरथल वैली में रहते थे। और ये डेफिनेटली ये जो थे ये बल्कियर थे, यानी कि बड़े बड़े थे, इनके मसल्स बहुत स्ट्रांग थे जी। ठीक है। और तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स इन लोगों ने सरवाइव किया इस अर्थ के ऊपर। 2 मिलियन यानी कि 20 साल इन्होंने, इनकी स्पीशी ने सरवाइव किया जी। ये भी अपराइट मैन थे, यानी कि दो ही टांगों के ऊपर चलते थे, हमारे ही तरह के थे जी। और ये रिकॉर्ड तो अभी तक
शायद हमारी स्पीशी भी इसको नहीं तोड़ सके। ठीक है, हमारी स्पीशी जो है वो इतनी पुरानी नहीं है जो होमोसेपियंस की जो सेपियंस स्पीशी है। और फर्दर जी राइटर हमें बताता है कि किस तरह से जो और भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। जिस तरह अगर हम बात करें ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, जो कि इंडोनेशिया में है, वहां पे जो रहते थे उनको हम बोलते हैं होमोसलेंसिस। जो वो आदमी जो सोलो वैली में रहते थे, ठीक है, जिनकी लाइफ यानी कि सूटेड थी ट्रॉपिक्स एरिया में रहने के लिए। और एन अदर इंटरनेशनल आइलैंड है जी, जिसका नाम है फ्लोर्स, आइलैंड ऑफ फ्लोर्स। तो आर्काइक ह्यूमंस जब वहां पे जो रहते थे जी, उनके कद छोटे थे। बेसिकली राइटर ये बताता है कि जब समंदरों का लेवल कम हुआ तो लोग, जब वो आइलैंड डिस्कवर हुआ तो लोग वहां पे चले गए जी, मूव करके। और फिर समंदर दोबारा से उभरे, दोबारा से उनका लेवल इनहेंस हुआ, इंक्रीज हुआ जी। तो उनकी जो मूवमेंट थी वो फिर से रुक गई। और वहां पे जो लोग रहते थे वो बहुत बल्कियर थे, जिसकी वजह से आ, उनको खाना भी ज्यादा चाहिए था। लेकिन वो इवॉल्व इस तरह से हो गए कि वो जी ड्वार्फ बन गए, यानी कि बौने बन गए। और राइटर यहाँ तक हमें बताता है कि वहां पे ड्वार्फ, उस आइलैंड के ऊपर ड्वार्फ एलिफेंट भी पाए जाते थे। और उनका तकरीबन जो वहां पे रहने वाले, उनको नाम दिया जाता है होमो फ्लोरेंसिस। होमो फ्लोरेंसिस का वेट ऑलमोस्ट तकरीबन 25 किलोग्राम तक होता था जी। ठीक है, वो स्टून या टूल्स वगैरह की उन्होंने नहीं प्रोड्यूस किए, बट वो एलिफेंट का शिकार जरूर करते थे, बिकॉज वो एलिफेंट जो वहां पे होते थे वो भी ड्वार्फ थे जी। फिर उसके बाद 2010 में राइटर कहता है कि एक हमारा ही कजन, जिसको जो रेस्क्यू हुआ, यानी कि उनको निकला जी कहाँ से, जब खुदाई की साइंटिस्ट ने इन डेनिसोवा केव में, जो कि साइबेरिया में है, तो वहां से हमें फिंगर बोन मिली जी, फॉसिल्स मिले फिंगर के। और उसको जब एनालाइज किया गया तो वो एक अननोन ह्यूमन स्पीशी की थी, जिसको हमने नाम दे दिया होमो डेनिसोआ। तो डेफिनेटली हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में कितनी और होमो स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। अभी हमें जितनी भी पता है उनका राइटर इस बुक में और इसमें वो जिक्र करता है जी। फर्दर जी ये जो ह्यूमंस थे ये इवॉल्व हो रहे थे यूरोप में, एशिया में, यानी कि इनकी एवोल्यूशन जो थी वो ईस्ट अफ्रीका में भी स्टॉप नहीं हुई थी। ठीक है, और ये जो नेचर ने इनको जी न्यूमिरस न्यू स्पीशीज को भी, जैसा कि रोडोल्फेंसिस थी, ये रहने वाली थी लेक रोडोल्फ के पास। फिर होमो इरेक्टस थे, वर्किंग मैन जिनको कहा जाता है जी। एंड इवेंचुअली फिर उसके बाद जी हमारी स्पीशी आती है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, जिनका मीनिंग होता है वॉइस मैन। राइटर हमें ये बताता है कि अगर हम इन चीजों को देखें तो कुछ हमारी स्पीशी के, यानी कि जो इंसान थे, कुछ जो थे जी वो मैसिव थे, कुछ ड्वार्फ थे, कुछ हंटर थे यानी कुछ फिरोशियस थे, और कुछ मीक यानी कि वो जी कमजोर होते थे और वो प्लांट गैदर करते थे। ठीक है, और सिंगल्स कुछ जो थे जी वो रहते थे सिंगल आइलैंड में, कुछ कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रहते थे जी। लेकिन जिस तरह से भी था जी, लेकिन हम सब का जो जीनस था वो सेम था, कि हम सब ह्यूमंस थे, दे वर ऑल ह्यूमन बींग्स, वो सब भी ह्यूमन थे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, राइटर कहता है कि आप इनको एक लीनियर लाइन में नहीं कर सकते। क्या आप कहें जी कि इरेक्टर से इरेक्टस बन गए, इरेक्टस थे नियंदरथल बन गए, नियंदरथल्स थे जी हम इवॉल्व हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। सो राइटर हमें ये बताता है कि ये जो लीनियर मॉडल अगर कोई देता है तो वो जी गलत होगा। लीनियर मॉडल से हम इनको नहीं समझ सकते। तकरीबन द ट्रुथ इज दैट कि फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो अंटिल अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, तो यानी कि अगर हम देखें 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके और लास्ट 10,000 ईयर्स अगो तक, तो इस प्लेनेट के ऊपर एक से ज्यादा स्पीशीज रहती थी। जिस तरह आप देखते हैं फॉक्सिस, बियर्स एंड पिग्स, ये एक डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो इसी तरह इंसानों की भी डिफरेंट स्पीशीज रहती थी, सिर्फ सैपियंस नहीं रहते थे। अब एंड पे राइटर कहता है कि वो जो थे वो जी एक्सटिंक्ट हो गए,
और हमें नहीं उनके रीजंस का पता कि वो किस तरह से एक्सटिंक्ट हुए। ठीक है। फर्दर जो हमारे पास प्रूफ्स हैं उनके ऊपर जी नेक्स्ट वो अपनी नेक्स्ट चैप्टर्स में वो बात करता है जी, तो जो कि हम अपनी अगली वीडियो में उसमें बात करेंगे। आई होप कि आपको इसका मेन आइडिया, मेन जो थीम है वो समझ आया होगा जी इन दोनों का। और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी नई चीजें जानने वाली थी जी। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बेटा आपके लिए ये वीडियो जो है ये बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सो प्लीज इसको शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें जी। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी।